નમસ્કાર મિત્રો, હું યુવાન બેટર બરોડા અને સ્પાર્ક ટુડેના માધ્યમથી આજે કાર્યક્રમ યુવાન ડાયલોગ સિરીઝ જિંદગી 2.0 આજે આપણે ચાલુ કરી રહ્યા છે. એનો આજે આપણા ફર્સ્ટ વક્તા જે છે ડૉક્ટર જીગરભાઈ ઇનામદાર, જે હમણાં થોડી જ વારમાં આપણી સાથે આવશે. એના પહેલા હું બે વસ્તુ આપને કહેવા માંગુ છું. મુખ્ય કારણ જે હતું આ શરૂઆત કરવાની એ લોકડાઉન હતું. લોકડાઉનમાં અત્યાર સુધી ખાસા બધા લોકોએ અલગ અલગ પ્રકારના વેબિનાર એટેન્ડ કર્યા છે, અલગ અલગ પ્રકારના એમને કહીએ તો એમના વિષયને લગતા કે એમના સબ્જેક્ટને લગતા વેબિનાર એમણે એટેન્ડ કર્યા છે. નોર્મલ પબ્લિક જ્યારે પણ ફર્યા કે કોકની જોડે પણ વાત થઈ તો એક નેગેટિવિટી આવતી હતી અને અને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ચાલુ કરી શકીએ અને પોઝિટિવિટીમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ એની માટેનો આ પ્રયત્ન અમે લોકોએ શરૂઆત કરી. એટલે યુવાન અને બેટર બરોડા આ બે પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને મેક્સિમમ લોકો સુધી પહોંચીએ. સારા વક્તાઓ જેમને જિંદગીનો અનુભવ છે, ખૂબ જ ઓછા સમયમાં રાષ્ટ્ર માટે હોય, સમાજ માટે હોય, એમણે કાંઈક કર્યું છે અને એમની જોડે વાતો કરીએ, એમના અનુભવો શેર કરીએ અને એમની પોઝિટિવિટીને લોકડાઉન 2માં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરી શકીએ, એ વસ્તુ લઈને અમે આજે આપની સમક્ષ આવ્યા છીએ. અને હવે હું શરૂઆત કરવા જઈ રહી છું. જીગરભાઈ ઇનામદારને વેટમાં જ છે, એ હમણાં જોઈન થશે. આપણાને જોઈન થાય એટલે આપણે તરત એમની જોડે સમયનો બગાડ કર્યા વગર વાત શરૂ કરીશું. જીગરભાઈ ઇનામદાર, બસ હું 1 મિનિટમાં જોડાઉં છું આપની સાથે. હા જીગરભાઈ, અમે બધા આતુરતાથી તમારી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. નમસ્કાર. નમસ્તે જી, નમસ્કાર ભાઈ. આપને પણ નમસ્તે. આપના માધ્યમથી આ સંવાદને સાંભળી રહેલા સૌને નમસ્તે. એક વિનંતી મારી વાત શરૂ કરતા પહેલા મારે આપને કરવી હતી. ઘણા બધા મિત્રો યુનિવર્સિટીના છે, ભારતના બીજા ભાગો આપણી સાથે જોડાયા છે અને સૌ મિત્રોની એવી વિનંતી કે હું મારી વાતચીત હિન્દીમાં કરું. તો આપને વિનંતી છે કે આપ ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી કોઈ પણ ભાષામાં આપની વાત કન્ટિન્યુ કરો, પણ મારે જે જવાબ આપવો છે એ હું હિન્દીમાં આપવાનો પ્રયાસ કરું, જેથી આપણે ગુજરાતની બહારથી પણ જે મિત્રો આ લાઈવમાં જોડાયા છે એમની સાથે એમની ભાષામાં એમને અનુકૂળ પડે એ રીતે राष्ट्रभाषा में કરી શકીએ. बहुत ही अच्छा विचार है जिगर भाई आपका कि मैक्सिमम लोग जो आपको सुनने के लिए बैठे हैं और उन तक ये विचार एक भाषा में एक माध्यम से जो सभी के समझ में आए, ऐसी हमारी राष्ट्रभाषा के माध्यम से आप बयां करना चाहते हैं. तो शुरुआत में करता हूं. पहले तो युवान बेटर बरोड़ा एंड स्पार्क टुडे के माध्यम से आज से युवान डायलॉग सीरीज 2.0 की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. आज आप यहाँ के मुख्य वक्ता है. मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ. आज भारत के 2 युग पुरुषों की जन्म जयंती है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एंड गोपाल कृष्ण गोखले जी. तो जिगर भाई इनामदार जी, मैं आपसे 2-3 चीजें जानना चाहूंगा. एक तो जो हम सबको मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय अवार्ड यूथ आइकॉन का आपको मिला था 2018 में. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में जो इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस के आप संस्थापक है, आपके विचार से ही वो शुरू हुआ. आज यूनिवर्सिटी में आप सेनेट एंड सिंडिकेट मेंबर भी है एंड ICCR के रीजनल गुजरात के डायरेक्टर भी है. तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से युवा की परिभाषा क्या है? बात शुरू करने से पहले इस पूरे संवाद को जितने भी मित्र देख रहे हैं उन सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं कि लॉकडाउन के इस समय में इस संवाद को सुनने के लिए फेसबुक के माध्यम से आप सब यहाँ पर उपस्थित है. मैं विशेष ऋण स्वीकार करना हूं युवान और बरोड़ा का,
उनके साथ जो स्पार्क टुडे जुड़े हैं उनका, और Blinkit.in और सभी टेक्निक्स जिनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं उन सभी का, जिन सब के माध्यम से आपके पास यह बात, यह विचार पहुंचने जा रहा है। युवा की परिभाषा हर एक व्यक्ति की अलग अलग नहीं हो सकती। युवा की परिभाषा सिर्फ युवा की ही हो सकती है। कोई एक व्यक्ति युवा की कुछ और परिभाषा करे, कोई एक व्यक्ति युवा की कुछ और परिभाषा करे, यह संभव नहीं है। और इसीलिए मेरी दृष्टि से युवा वह है जो वर्तमान में जीता है। हमारे जमाने में ऐसा था, ऐसी बातें करने वाले मेरी दृष्टि से अगर 25 वर्ष के भी हैं या 30 वर्ष के भी हैं तो वो युवा नहीं है। पर जो वर्तमान में जीते हैं, उम्र उनकी 40 भी हो, 50 भी हो, 60 भी हो, मैं उनको युवा मानता हूँ। युवा शरीर से ज्यादा मन से होता है, उम्र से ज्यादा मानसिकता से होता है, और जिनकी मानसिकता मजबूत है ऐसे लोगों को मैं युवा की कैटेगरी में काउंट करना चाहता हूं। और युवान, बेटर बड़ौदा, इन दोनों का जो ये है जिंदगी 2.0, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक पार्ट जीने के बाद जिंदगी अगर दूसरे पार्ट में जीने को मिल रही है और उसके बारे में सोचने की सबसे पहले की जिम्मेदारी है तो वो युवा की है। और इसीलिए इस पूरे डायलॉग सीरीज का पहला टॉपिक युवा रखना, यही अपने आप में युवा की परिभाषा को प्रतिपादित करता है, प्रतिबिंबित करता है। और मेरी दृष्टि से इस पूरे संवाद का पहला टॉपिक अगर युवा है तो यही युवा की व्याख्या है, क्योंकि इसके जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सभी युवा है। और इस युवा 2.0 के सभी युवा ऑर्गेनाइजर्स को फिर एक बार धन्यवाद प्रकट करता हूं, उनका ऋण स्वीकार करता हूं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही जिगर भाई कि युवा कोई कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता। जो अपने आप को पिछले जमाने में मानते हैं या वर्तमान में नहीं जीते हैं, उनको युवा की परिभाषा में आप नहीं रखना चाहते। बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशन में हमको एक ही चीज जानने मिलती थी या मिलती है कि अभी ऐसा हो गया है या अभी ऐसा होगा। अभी युवा ज्यादातर लोग, युवा जो है, युवा पीढ़ी, अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं आपसे, तो युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं गेमिंग में या मॉल्स मल्टीप्लेक्स के कल्चर में या कहिए तो एंजॉयमेंट यानी लाइफ को एक अलग तरीके से जीना चाहती है। वो सब छोड़ के मैं आपसे एक बहुत ही आपको दिल को लगे ऐसा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत ही युवा टाइम पे, यानी जब आपकी उम्र करीबन 26 या 27 साल थी 2007 में, तब आपने एमएलए का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उसके बाद में आप प्रदेश के महामंत्री रहे। उसके बाद में अभी आपने नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की 3 महीने पैदल चल के। अभी मैं युवा को किस तरीके से देखूं? एक युवा जो हमारे सामने है आदर्श के रूप में, जिगर भाई आप जो हमारे सामने अभी है उस रूप में, या वो युवा को जो अपने मार्गों से भटक के अलग मार्ग पे चल रहे हैं। तो अगर मैं आपको अपना या हमारे दर्शकों के लिए आपको सामने रखता हूं एक युवा के तौर पे, तो मैं आपसे सही में जानना चाहूंगा कि नर्मदा परिक्रमा यानी राजकीय सफर से लेकर नर्मदा परिक्रमा तक का जो आपका अनुभव रहा वो कैसा रहा, और क्या ज्यादातर आपको सीखने मिला, और आपकी जानकारी से हमें क्या सीखने मिलेगा? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि युवा की परिभाषा को उसके कार्यों से हमें देखना चाहिए। एक व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो वो अलग अलग किसी भी क्षेत्र से, किसी भी प्रकार के योगदान से समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। वो इलेक्शन लड़के कुछ करना चाहता है तो वो इलेक्शन लड़के कर सकता है। अगर वो किसी एनजीओ के माध्यम से सेवा करके कुछ करना चाहता है तो उस माध्यम से कर सकता है। वो कोई बड़ी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करके बहुत सारे लोगों के लिए अगर रोजगार क्रिएट करता है तो वो उसका समाज के साथ जुड़ने का अपना एक तरीका हो सकता है। युवा का हर काम उसके अंदर के युवा हर लाने का प्रयास करता है। और जहां तक मेरी बात है, शुरुआत से मेरा इंक्लिनेशन ये पॉलिटिकल फील्ड में रहा है। एट द एज ऑफ 6 आई फॉट द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ माई लाइफ। मैं मेरी स्कूल के सरपंच का इलेक्शन लड़के जीता था
और उसके बाद मैं 3 स्कूल में पढ़ा हूँ, गांव के स्कूल में पढ़ा, उसके बाद वडोदरा में सलाटवाड़ा एरिया के शारदा मंदिर स्कूल में पढ़ा, और फिर नवी धरती में मेरी जीवन साधना स्कूल है उसमें पढ़ा। हर स्कूल में क्लास के मॉनिटर का इलेक्शन, स्कूल के जीएस का इलेक्शन लड़के जीता हूँ, और कहीं ना कहीं उस एरिया में जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे मैंने कंट्रीब्यूट करने का प्रयास किया। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में छात्र नेता के रूप में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, और वो इलेक्शन जीत के छात्रों के लिए कुछ करने का मौका मिला। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल फील्ड में इंक्लिनेशन होने के कारण राजनीति के माध्यम से समाज के लिए कुछ करना चाहिए ऐसा सोचते हुए राजनीतिक क्षेत्र में प्रवृत्त हुआ, और राजनीतिक क्षेत्र में किसी एक बूथ के इंचार्ज से लेके पूरे गुजरात के यूथ विंग के महामंत्री तक की विभिन्न दायित्वों को संभालते हुए बीच में एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का भी मौका मिला। हालांकि उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर वो मेरे जीवन का एक पार्ट था जिसमें मैं इलेक्शन लड़के इलेक्शन के माध्यम से समाज के लिए कुछ करना चाहता था। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में जब सेनेट मेंबर के रूप में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, और उस समय के गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री जो अभी भारत के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर के रूप में गवर्नमेंट की ओर से नियुक्त किया, और उसके 2 साल बाद सिंडिकेट मेंबर के रूप में 2009 में एमएस यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में प्रवेश हुआ। तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद एकेडमिक्स के माध्यम से समाज के लिए क्या हो सके, उस विचार का परिणाम इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस है। तो वो एक दूसरा अध्याय है, और परिक्रमा ये एक तीसरा अध्याय है। परिक्रमा ये अपने आप की खोज के लिए किया गया मेरा एक प्रयास है। मैं हमेशा से मेरे परिक्रमा के हेतु को सबके सामने रखने का जो प्रयास करता हूँ इन्हीं शब्दों में करता हूँ कि ये दुनिया मुझे जिस प्रकार से शुद्ध या स्वच्छ व्यक्ति मानती है, आंतरिक रूप से मैं शायद उतना शुद्ध उतना स्वच्छ नहीं हूं। मेरी आंतरिक शुद्धता के लिए, मेरे इंटरनल प्योरिफिकेशन के लिए परिक्रमा का मेरा एक प्रयास था, और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रयास मेरा निरंतर चलता रहेगा। जब जब मां नर्मदा जी की आज्ञा होगी, जब जब ऐसे संजोग उपस्थित होंगे, तब तब परिक्रमा के दूसरे तीसरे चौथे आयाम में अपने आप को ढूंढने की एक कोशिश मेरी हमेशा से जारी रहेगी। ये 3 फेज या 3 के अलावा जीवन के बहुत सारे अलग अलग फेज में, वो आईसीसीआर के डायरेक्टर के रूप में पूरे विश्व के 60 से ज्यादा देशों के 600 बच्चों को मेंटर करने की जिम्मेदारी हो, या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के स्वामी विवेकानंद गुजरात राज्य युवक बोर्ड के माध्यम से युवाओं को सरकार के साथ नीडी लोगों का सेतु बनने का काम हो, हर एक काम में अपना 100% कंट्रीब्यूट करते हुए समाज के लिए क्या किया जाए, यही प्रयास हमेशा से रहता है। और विभिन्न दायित्वों के माध्यम से जीवन में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब संयोग आपको जिस प्रकार का अवसर प्रदान करता है, उस अवसर को उसका पूरा बेनिफिट उठाते हुए, उस अवसर को पूरा यूटिलाइज करते हुए किस प्रकार से समाज का हित हो सके। और मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से यही संदेश हो सकता है इस पूरे विभिन्न दायित्वों के माध्यम से समाज के साथ जुड़ने का, कि हर व्यक्ति जीवन में हर किसी स्तर को, हर किसी पद को पा नहीं सकता। जीवन में आपको जो रोल मिला है उस रोल को, आज रामायण के अंदर नल और नील, इन्होंने राम सेतु बनाने में सबसे बड़ी भूमिका प्रदान की होगी, पर जो छोटी सी गिलहरी उस राम सेतु के बीच में जो छोटी छोटी गैप रह गई थी, उसमें छोटे छोटे कंकर भर के उस सेतु को गिलहरी ने जिस प्रकार से मजबूती प्रदान की थी, इस प्रकार से हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल होता है। राम प्रभु रामायण के नायक थे और रावण उसके खलनायक थे। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक रोल था। हर व्यक्ति को जीवन के हर एक अध्याय में जो रोल मिलता है, उस रोल से संतुष्ट होके जो हमसे हो सकता है वो हम करते रहे। यही इस विषय के संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत मत है। आपने एक बहुत बड़ी बात अभी कही कि आप में जो शुद्धि, या हम लोग जो आपको मानते हैं, आपने कहा कि आप बहुत शुद्ध हो, लेकिन आपको खुद अंदर से ऐसा लगा कि नहीं,
अभी भी और शुद्ध होने की जरूरत है। तो ये तो हमको भी सोचने पे मजबूर कर देती है कि कितना शुद्ध इंसान हो सकता है, क्योंकि हमारे जैसे युवा के लिए तो आप एक माइलस्टोन की तरह थे कि इससे ज्यादा शुद्ध हो नहीं सकता कोई। लेकिन फिर भी आपको खुद ये नर्मदा परिक्रमा करने के बाद जो अनुभव हुए और वो जो टाइम आपने निकाला और खुद की मन की शुद्धि और बातों की शुद्धि के लिए आपने टाइम निकाल के जो किया, तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें अभी सभी को घर पे रहने की कंपल्शन किया गया है सरकार के तौर पे। तो अभी सभी लोग घर पे हैं। तो युवान जो घर पे बैठे हैं और कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए या उनको कौन सी दिशा में जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे आपने अभी कहा कि खुद के मन की शुद्धि करनी चाहिए, तो आगे का विचार करने से पहले क्या उनको खुद के अंदर टटोलना चाहिए ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उसके टाइम में? आंतरिक शुद्धता या आंतरिक पवित्रता, जी, यह एकांत के माध्यम से ढूंढा जा सकता है। परिक्रमा एक अलग प्रकार का तप है, एक अलग प्रकार का प्रयास है। जी, लॉकडाउन के माध्यम से आज पूरे विश्व में सभी लोगों को एक अलग प्रकार का एकांत प्राप्त हुआ है, एक अलग प्रकार का रिलैक्सेशन प्राप्त हुआ है। जी, हालांकि ये रिलैक्सेशन शारीरिक रूप से ज्यादा है, मानसिक रूप से आज भी हम कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। हमको हर घंटे जानना होता है कि कोरोना के कितने केसेस हुए, जी, हमको हर घंटे जानना होता है कि कोरोना से कितने डेथ हुए, हमको हर दिन रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना होता है कि कब क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। जिस डिटैचमेंट की आवश्यकता है, वह हुँ, डिटैचमेंट शायद हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इस पूरे प्रश्न को या जो विषय आपने आयोजित किया है, इस विषय को दो पार्ट में बांटने का प्रयास करता हूँ। एक पार्ट, जी, अगली 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन उससे भी आगे जा सकता है। लॉकडाउन आगे जाए या न जाए, पर हुँ, कोरोना की इस स्थिति को 18 मई सुबह अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा रखना व्यर्थ है। एक जी, समय बहुत ऐसा सही। था जब ऐसा माना जाता था कि कोरोना जब तक है तब तक हमको घर में रहना है। जिस हुँ, प्रकार से स्थिति बिगड़ती जा रही है, तब से एक दूसरा मत प्रवर्तित हो रहा है कि अब हमें कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। जी, अब जब तक कोरोना है तब तक हमारी जिम्मेदारी क्या है, और कोरोना नहीं रहेगा उसके बाद हमारी जिम्मेदारी क्या होगी। इसको भी अगर 3 पार्ट में बांटना हो, तो जब हुँ, तक लॉकडाउन है और कोरोना भी है, तब तक हमारी क्या जिम्मेदारी है। जब लॉकडाउन धीरे धीरे हट जाएगा, धीरे धीरे उसका रिलैक्सेशन होगा, उसके बाद हुँ, भी कोरोना तो रहेगा, ऐसा अभी लग जी, रहा है। प्रभु करे ना रहे, पर ऐसा होगा ऐसा लग रहा है। और जब कोरोना नहीं रहेगा, उसके बाद हमारी स्थिति क्या हो सकती है। मैं इस तीनों पार्ट में आपको इस बात का जवाब देना चाहता हूं। जब तक हम इस लॉकडाउन की स्थिति में है, हुँ, उसका ब्रीफ जवाब देते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा कहते हैं कि कोई भी नई आदत, उसको अगर जी, हमें डेवलप करना हो, या कोई भी खराब आदत उसको अगर हम निकालना चाहे, अब हमसे जी, दूर करना चाहे, तो उसके लिए 21 दिन ये सबसे पर्याप्त पीरियड है। जी, बहुत सही बात है। सबसे पर्याप्त पीरियड में हमारी बुरी आदतों को निकाल सकते हैं। हम में से जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, उसमें हमारे कॉलेज के बच्चे भी होने की संभावना है। और जी, कॉलेज के ये बच्चे कुछ चीजों के ऊपर गौर करने का प्रयास करें। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हुँ, ये माल स्कोर करने के लिए निकलते हैं, उसके जॉइंट्स बना के हाँ, उसको फूकना उनके लिए कंपल्सन हो जाता है। जब तक वो नशा नहीं करते हैं गांजे का, तब तक ना उनको पढ़ाई ठीक से होती है, ना उनका पेट ठीक से साफ होता है, ना उनको किसी से बात करने की इच्छा जी, होती है। लॉकडाउन के इतने समय में कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास उसका पूरा स्टॉक पड़ा होगा, हुँ, और फिर भी लोग जी रहे हैं ना। जी, मैंने आज तक न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं पढ़ा है कि कोई भी कॉलेज का युवा, उसको गांजा न मिलने के कारण या उसको जॉइंट स्मोक न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। हम में से कई सारे लोग अलग अलग प्रकार के नशे के साथ जुड़े हुए हैं। किसी को जी, कुछ सूंघने का नशा है,
किसी को कुछ फूकने का नशा है, किसी को कुछ पीने का नशा है। जी और ये फूकने का, सूंघने का, पीने का जो भी अलग अलग प्रकार का नशा है, इसमें से कुछ नहीं मिल पा रहा है और फिर भी हम जी रहे हैं। तो उसका अर्थ ये है कि जब हमको ऐसा लगता था हम इनके बगैर नहीं जी पा रहे हैं, तब हम भ्रम में थे। आज हमको जी सत्य का ज्ञान हुआ है कि इसमें से कुछ नहीं होगा तो भी हम जी सकते हैं। जी मैं मैकडोनाल्ड से अगर खाना नहीं खाऊं तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा सोचने वाले लोगों ने मैकडोनाल्ड का नहीं देखा होगा और घर जी की खिचड़ी के साथ उठा जी रहे हैं। जी कोई क्षण ऐसा नहीं है जिससे हम डी एडिक्ट न हो पाए। जो लॉकडाउन का समय है, इस समय को हमें अंतर खोज के लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोग करने की जरूरत है। ऐसा बहुत अपने अंदर की गलती और उन्हें स्वीकार करें, में उस गलतियों को स्वीकार के उस अच्छा पढ़े, अच्छा देखे। एक और चिंताजनक बात जो मुझे अभी शायद कुछ जिगर भाई, शायद हाँ, कैमरा, हाँ जिगर भाई आपका कैमरा थोड़ा, अभी हाँ शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था। आ रहा है। हाँ जी, जी अभी आ रहा है। वापस आपका वीडियो थोड़ा, हाँ, एक और चिंताजनक बात के माध्यम से है। जिगर भाई अभी हम ठीक आपको, है? नहीं अब हम अभी आपको, ठीक से आवाज आ रहा है? आवाज आपका क्लियर आ रहा है जिगर भाई, लेकिन दिखाई नहीं, आप दे नहीं हाँ, रहे हैं। कोई हाँ बात अभी नहीं। आया, मुझे जी जी अभी अभी, है है कि जिगर भाई माफ कीजिए लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। वीडियो आ गया तो वीडियो से चला ले। तो जिगर भाई हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। अभी अभी आवाज आ रहा है? अभी अभी आवाज आ रही है? सॉरी मित्र, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जिगर भाई अभी आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आवाज ठीक से आ रही है तो हम शुरू करें। जी जी प्लीज प्लीज, आवाज ठीक से आ रही है। जी, मैं यही था पीछे मनोरंजन के लिए वो सारी मोबाइल एप्लीकेशंस का सब्सक्रिप्शन अचानक से बढ़ने जी लगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। कई यानी जो वेब सीरीज हम रोज का एक एपिसोड देख के 15 दिन में पूरे करते थे, आज सुबह बैठे और शाम तक पूरी वेब सीरीज हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी एक नए प्रकार का एडिक्शन हमें अपनी ओर खींच रहा है और जी मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये जो एडिक्शन हमारे जीवन में प्रवेश हो रहा है, वो बाकी के सभी एडिक्शन से ज्यादा खराब है। जी अपने जी आप को एडिक्शन से दूर रख पाना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हाट शुड बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें पहला मुद्दा मेरी तरफ से यही है कि हम अपने आप को डी एडिक्ट करें। वाह जिस भी बहुत, एडिक्शन के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिससे भी हम एडिक्टेड हैं, उसके हम डी एडिक्ट हो। अपने जीवन में नई आदतों को डालने का प्रयास करें, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सूर्य नमस्कार के माध्यम से, जी खाने की आदतों के माध्यम से। और हम्म, जिस भी आदतों को हम खराब मानते हैं, उस सबसे पहले उसको खराब मानना पड़ेगा और उसके बाद हमको उस आदत से दूर रहने की दिशा में प्रयास करने के लिए हमें यह समय मिला है। इस समय का हम युवाओं को क्या करना है, ये मेरे से पहला संदेश हो सकता है। जी बहुत बढ़िया। जिगर भाई आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आवाज ठीक से आ रही है। हाँ तो अभी जैसे आपने 3 हिस्सों में इस लॉकडाउन को बांटा और युवाओं को किस तरह से रहना चाहिए उसके बारे में आपने हमको जो ब्रीफ किया। लॉकडाउन खत्म होने के दूसरे दिन ही
जनजीवन या अपनी लाइफ रूटीन से दूसरे दिन से शुरू नहीं होने वाली है, लेकिन जब भी शुरू होगी तो सेक्टर्स इंडिया में बहुत सारे हैं। विभिन्नता में एकता, यही इंडिया की कहावत जो है, उसी पर से मालूम पड़ता है कि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जब भी शुरू होगा तो युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ना होगा, उनको कितना संयम रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो धंधे रोजगार के लिए चिंतित है, जो आगे क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी उसके लिए चिंतित है। कितने युवा ऐसे हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनकी थी जो नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका भविष्य क्या होगा। और ये एक ऐसी चिंताजनक परिस्थिति का पूरा आवरण खड़ा किया गया है बाकी सब माध्यमों के तौर से कि नेगेटिविटी ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल रही है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कौन सा पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, और अगर वो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो किस तरह से वो ये परिस्थिति का सामना करके जल्द से जल्द इसके बाहर आ पाएंगे। देखिए, 3 मुद्दे इस रेफरेंस में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला, जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा, आज नहीं तो कल लॉकडाउन खत्म होगा, आज नहीं तो कल कोरोना जाएगा, पर कोरोना जाते जाते हमको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। कोरोना हमारी कई सारी आदतों को, हमारी बहुत सारी ऐसी चीजों को हमेशा के लिए बदल के जाने वाला है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। 3-4 चीजें जो इस रेफरेंस में मुझे बताने की जरूरत लगती है, आफ्टर लॉकडाउन व्हाट शुड बी अवर रोल, उसमें हमें मुख्य रूप से ये 3-4 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक काम जो रहेगा वो अपने आप को डेवलप करने का होगा, हमारी खुद की जो मानसिकता है उसको सुधारने का होगा। कहीं ना कहीं आज के युवा को सबसे पहले वास्तविकता का स्वीकार करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हम वास्तविकताओं को भूल के एक अलग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। वो अलग सपनों की दुनिया में से बाहर आके बहुत बहुत अलग एक प्रकार की सकारात्मकता नहीं, उसी प्रकार से जो नेगेटिविटी होती है वो नेगेटिविटी है, इस ओरिजिनलिटी को, इस वास्तविकता को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो हमारे मत का, हमारे ओपिनियन का विरोध अगर कहीं पे होता है तो हमें उसको भी स्वीकार करने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ लिखते हैं और हमारे लिखी हुई उस बात पे, हमारी पोस्ट पे अगर किसी की नेगेटिव कमेंट आ जाए, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उसका जवाब वहां पे देना शुरू कर देते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि हर व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का पूरा अधिकार है और उस विरोध को स्वीकार करने की मानसिकता हमको हमारे मन में डेवलप करनी पड़ेगी। ये पहली बात है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा एक चीज जो देखी गई है वो ये है, हम धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे थे। हम उस संस्कृति के आदी होने लगे थे जिसमें आदमी कमा के शाम को जो आता है वो रात को पब में जाके खर्च कर देता है। ये यूएस की या यूरोप की मानसिकता है। वहां पर सेविंग्स की, पैसे बचाने की और उस पैसे को बचा के उसका कुछ लंबा प्लानिंग करने की मानसिकता वहां पर कम है। वहां पे मंडे से फ्राइडे काम करके आदमी जो कमाता है वो सैटरडे और संडे में उड़ा देता है। आज जिसके भी पास सेविंग्स नहीं है, जिन्होंने भी छोटी इनकम में से भी कुछ ना कुछ अगर बचाया नहीं है, तो आज उनको तकलीफ पड़ रही है। और इसीलिए युवा को एक नई आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि हम पैसे बचाएं। पैसे का सेविंग करना, पैसे का प्लानिंग करना, ये कितना जरूरी है, ये लॉकडाउन हमको सिखा रहा है। एट द सेम टाइम 5 स्टार होटल में अगर हम खाना खाने नहीं जाते हैं या जोमेटो या स्विगी से अगर हम खाना ऑर्डर नहीं मंगाते, नहीं करते हैं, तो भी घर में जो खाना बनता है उस खाने से हमारा पेट भरता है। उस खाने से हमारी स्वाद की और भूख की जो संतृप्ति होनी चाहिए वो होती है। ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते हैं, शॉर्ट और टी शर्ट पहन के हम घर में घूमते हैं तो भी हम जी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फिजूल के खर्चे थे जो खर्चे ना भी करें तो भी अपने जीवन डिसिप्लिन्ड वे में जी सकते थे, संतुष्टि के साथ जी सकते थे। ये हमको पता चला है। जो हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स थे,
जो हमारे फ्रेंड होंगे, बस कितने लोगों ने आपको कॉल किया, फेसबुक पे मैसेज छोड़ दिया होगा कि हेलो आई वांट टू नो योर वेल बीइंग, आप कैसे हैं, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। ये एक मैसेज वो एक आदमी 5,000 लोगों को फॉरवर्ड कर रहा है, पर आपको एक्चुअल फोन करने वाला कौन था? वही होगा जो आपके साथ स्कूल में पढ़ा होगा, वही होगा जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ा होगा। तो ये सोशल मीडिया पे, सोशल नेटवर्किंग में जो आपके दोस्त बनते हैं, वही आपकी दुनिया नहीं है। आपकी सच्ची दुनिया, आपके मामा के घर से फोन आया होगा, आपकी मौसी के घर से फोन आया होगा। मेरे मामा जी हर तीसरे चौथे दिन फोन करके मेरा क्षेम कुशल जानते हैं। वो पूछते हैं कि तू ठीक है, बाहर तो नहीं जा रहा, बाहर जाता है तो सेफ रहता है कि नहीं रहता। जो अपने हैं वही अपने होते हैं, और वही हमारा सच्चा संबंध है। संबंधों की कीमत हमको इस लॉकडाउन ने सिखा दी है। और जो नेक्स्ट स्टेप मेरी दृष्टि से जो हो सकता है आफ्टर लॉकडाउन, कोरोना की सिचुएशन में आज के युवा को क्या करना चाहिए? मुद्दा नंबर 1, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा, जिस प्रकार से ट्रांजिट शुरू होगा, जहां पर कोरोना नहीं है कोरोना फैलेगा, और चिंता हमको करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम जो अकेले रहने वाले ऐसे की चिंता करनी की, किसी फुटपाथ पे रहते हैं, के नीचे रहते हैं, जो किसी स्लम में रहते हैं, ऐसे लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। अपने अंदर की सेवा भावना को हमें जागृत करके इंस्ट्रक्शंस हमें दी है, इंस्ट्रक्शंस को डिसिप्लिन में फॉलो करते हुए नागरिक की दृष्टि से आगे की दृष्टि से दूसरा पॉइंट हो सकता है। और तीसरा पॉइंट आफ्टर का क्या? जब जिगर भाई आपका आवाज बहुत ही कट रहा है। जिगर भाई हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। शायद लॉकडाउन में, शायद नेटवर्क में भी थोड़ा बहुत लॉकडाउन आ जाता है कभी कभार। जिगर भाई जुड़े तो हैं लेकिन उनका आवाज नहीं आ रहा है। लॉकडाउन का सीजन है, सबको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो नेटवर्क ने खुद को भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया है थोड़े टाइम के लिए। अभी जिगर भाई आपको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ जी। हाँ मैं अभी मेरा वीडियो और ऑडियो दोनों आ जाएगा शायद। अभी ठीक से आ रहा है? हाँ जी अभी आपका अभी ठीक से आ रहा है? जी ठीक है। हाँ, अभी वीडियो और ऑडियो दोनों आ रहे हैं ठीक से? जी वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है आपका, पिक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन आवाज बहुत ही साफ आ रही है। हाँ अभी आ गया। ठीक से आ रहा है? जी तो जो तीसरा पॉइंट मेरी दृष्टि से हो सकता है वो है आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोरोना, व्हाट विल बी आवर लाइफ। हमारा जीवन उसके बाद क्या होगा, और उसमें यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि आने वाला समय यह हमको एक अलग प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर करेगा, या आने वाला समय हमको एक अलग प्रकार का जीवन जीने की नई दिशा दे रहा है। जो आनंद मूवी का एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है कि जिंदगी ये कितनी बड़ी हो ये ज्यादा जरूरी है, या जिंदगी कितनी लंबी हो ये ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि लंबी जिंदगी हो या ना हो, पर बड़ी जिंदगी हम जी पाए, और बड़ी जिंदगी जीने के लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन के 45, 50, 60 साल पार कर चुका है, जो बुजुर्ग हो चुका है, उनके पास से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की अपेक्षा रखना ये मेरी दृष्टि से मुश्किल है। पर जो आज का युवा है, इस युवा से आज के दिन में सबसे बड़ी अगर कोई अपेक्षा है तो वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की है, क्योंकि नया जीवन है, जिंदगी 2.0 है, और जिंदगी 2.0 जब शुरू हो रही है तो इस जिंदगी की समस्याएं भी 2.0 ही होगी। 1.0 में जो समस्याएं आती थी वही समस्याएं जिंदगी 2.0 में भी आएगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है। और इसीलिए 2.0 में जो समस्याएं आती है उसी समस्याओं के समाधान भी हमें समाधान 2.0 में सोचने पड़ेंगे। जो युगांतर के माध्यम से हम हमेशा हर वर्ष
युवाओं के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, उस युगांतर की टैगलाइन यही है कि कारण नहीं निराकरण। निराकरण अगर जी। कारण 2.0 है तो निराकरण भी 2.0 हमें रखना पड़ेगा। और निराकरण 2.0 कैसे हो पाएगा? इनोवेशन के माध्यम से, जी क्रिएटिव वेज के माध्यम से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से। और ये अपेक्षा हम आज के युवा के पास ही रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग, सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग। मैं जी एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आज का युवा जब सोशल मीडिया का उपयोग करता है तो उसके मन में सबसे पहले किसी न किसी को ट्रोल करने की भावना जागती है। जी, हमारी बहुत सही मानसिकता बात को कही। हमको सुधारना पड़ेगा। ये ट्रोलिंग आर्मी वाला जो मामला है उसमें से हमें बाहर आना पड़ेगा। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो या किसी एक नेता में हमारी श्रद्धा हो तो जरूरी नहीं जी, है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के बाकी की सब पॉलिटिकल पार्टियां ये खराब हो गई। खराब हो जाए, हमारी किसी बहुत सही नेता में बात। श्रद्धा है उसका ये अर्थ नहीं है कि किसी और पार्टी के कोई नेता उसका कुछ योगदान ही नहीं है, किसी और पार्टी उसका कुछ योगदान ही नहीं है। इस लोकशाही में, इस भारत को बनने में हर व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं योगदान रहा है। उस हर व्यक्ति के हर योगदान को हमें याद करना पड़ेगा और हमारे मन में इतनी ओपननेस लानी पड़ेगी जिससे कम से कम ये सोशल मीडिया की ट्रोलिंग आर्मी का हम जो पार्ट बन जाते हैं उसमें से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कोई विरुद्ध आइडियोलॉजी का व्यक्ति, कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति, वो भी अगर कोई अच्छी बात करता है उसकी कमेंट बॉक्स में जाके उसको कमेंट करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए, उसकी पोस्ट को लाइक करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए। हमारी बात से अलग बात करने का भी दुनिया में किसी को अधिकार है। यह मानसिकता हमको डेवलप करनी पड़ेगी और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में जो कुछ भी आया और हम उसको आगे भेज देते हैं बिना सोचे समझे, वेरीफाई किए, यह कहीं ना कहीं समाज में नुकसान पहुंचाता है। अफवाहों से दूर रहे। सोशल लेकिन मीडिया जिगर भाई, पे आपने आए हर आपने चीज को। आप आपको थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आज जो कुछ भी आता है लोग पढ़ते हैं और उसी को सच मान के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। उसका तथ्य कितना वो ऑथेंटिक है उसकी जानकारी उनके पास नहीं होती है। एंड जैसे आपने अभी कहा कि लोग स्वीकारने के लिए रेडी नहीं होते हैं। युवान जो मैक्सिमम ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो आपकी बहुत सही बात है कि युवान कर रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि चिंगारी है, वो युवा एक चिंगारी है, उसको थोड़ी अगर हवा मिल जाए तो वो पूरी आग लगा सकता है। तो वो इसका उपयोग इसी सब चीजों में नेगेटिविटी फैलाने में ही कर रहा है। अभी आपने जिस हिसाब से मार्गदर्शन दिया उस हिसाब से उसको नहीं करना चाहिए। तो उसको कौन सी दिशा में सोचना चाहिए जिससे ये डाइवर्सिफाई उसके विचार वो कर पाए? क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि एक कह देने से लोग वो विचार करने नहीं लगते हैं। एक बार सुनेंगे, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें उनको अनुकरण करनी चाहिए या देखनी चाहिए या ऑथेंटिक सिटी के लिए क्या करना चाहिए जिससे वो स्टेप्स वो एकदम से ना भरे और नेगेटिविटी में ना जाए? मेरी दृष्टि से इसके भी 3 पार्ट हो सकते हैं। मेरा यह जी। स्वभाव है कि मैं जब भी जवाब देता हूं तो उसके 3 बिंदु बांट हमेशा होते हैं दीजिए। और इसके भी 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है कि हम अगर हमारी तरफ से कुछ पोस्ट करना चाहें तो जी वही पोस्ट करें जो किसी के लिए उपयोगी हो। अगर जी। हमने कुछ अच्छा पढ़ा, किसी हम्म। अच्छे लेखक का कोट पढ़ा, कई बार मैं देखता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे ऐसे ऐसे कोट पोस्ट किए जाते हैं जो विवेकानंद जी को नहीं पता था कि उन्होंने कब बोला था। पर जो कोई अच्छा कहीं पे पढ़ लिया वो विवेकानंद जी के नाम पे लिख दो। विवेकानंद जी के नाम पे इतना सारा साहित्य फैला हुआ है कि कोई वेरीफाई करने के लिए नहीं जाएगा। तो जी कुछ भी गलत पोस्ट ना करें, कुछ भी अनवेरिफाइड पोस्ट ना करें। मान लीजिए आयुष मंत्रालय की ओर से हम सबके लिए कोई गाइडलाइन डिक्लेयर की जाती है तो जी। आयुष मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर जाके उसको वेरीफाई करें कि सही में ये आयुष मंत्रालय ने भेजा है या किसी व्यक्ति ने किसी घर के, फॉरवर्ड कर किसी दिया है। गली के घर के अंदर बैठ के कुछ भी बनाया। कल आज 3 लोग अहमदाबाद में अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने हमारे भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जी उनकी तबीयत के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में एक अफवाह फैला दी थी। गलत जी। अमित शाह जी पूरी तरह स्वस्थ है और उस व्यक्ति ने एक गलत पोस्ट करी, उसके कारण 3 लोगों को अरेस्ट करना पड़ा। क्यों पुलिस को आपको अरेस्ट करना पड़े? आप क्यों गलत पोस्ट बनाते हैं या गलत पोस्ट को फॉरवर्ड करते हैं? अगर आपके पास आए तो आपके पास अमित शाह जी का ट्विटर अकाउंट नहीं है क्या? उनका ट्विटर अकाउंट खोल के देखिए। जैसे ही मेरे पास उस ट्विटर की पोस्ट का स्क्रीनशॉट, ट्वीट का स्क्रीनशॉट आया, इमीडिएटली मैंने अमित शाह जी का अकाउंट खोला, अमित शाह जी के अकाउंट में उसको मैंने वेरीफाई किया, कहीं पे वो पोस्ट थी ही नहीं, तो मैंने उसको वहीं पे रोक दिया।
बाकी जी जी चिंतित होकर मैं भी 4 लोगों को फॉरवर्ड कर देता। तो अनवेरिफाइड पोस्ट, जो भी जी पोस्ट आपके पास आती है उसको पहले आप वेरीफाई करें, और जी वेरीफाई करने के बाद ही उसको पोस्ट करें। ये पहला मुद्दा हो सकता है। दूसरा, आप जो भी पोस्ट करते हैं उससे समाज का फायदा क्या है? आपकी कोई भी पोस्ट के कारण बहुत समाज के सही है। किसी व्यक्ति को कोई बेनिफिट मिल सकता है क्या? अगर बेनिफिट मिल सकता है तभी वो पोस्ट करें, बाकी उसको पोस्ट ना करें। तीसरा, अगर आपकी किसी पोस्ट से फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बात की बात है। अगर आपकी किसी पोस्ट से कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, कोई व्यक्ति की छवि धूमिल तो नहीं हो रही, कोई जी व्यक्ति की पूरी इतने सालों की तपस्या वो आपकी एक पोस्ट या आपकी एक ट्वीट से खत्म तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि आज का सोशल मीडिया उसको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजों में इंटरेस्ट है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये 3 बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय अगर जी सोशल मीडिया के पॉजिटिव उपयोग के आधार पे बनाया जाएगा तो वो श्रेष्ठ होगा। एक बात और जो मुझे जोड़ने की जरूरत लगती है वो है लक्ष्मण रेखा। हम्म रामायण के अंदर लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए जो लक्ष्मण रेखा बनाई थी, उस जी लक्ष्मण रेखा को आज भी मैं उतना ही रिलेवेंट मानता हूँ। लॉकडाउन में बहुत घर सही। से बाहर न निकलना, वो जैसी एक लक्ष्मण रेखा है, उसी प्रकार से हम हमारी हर एक आदत, हमारे हर एक एक्ट को एक लक्ष्मण रेखा, खुद के द्वारा खींची हुई जो लक्ष्मण रेखा है उसके माध्यम से हम जी उसको कंट्रोल करें, ये हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जो बात मैं आगे कर रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में मुझे एक और बात करने की जरूरत लगती है। आज आप सबसे जब मैं बात कर रहा हूं, तो जब मुझे ये विषय सौंपा गया, मैंने स्कूल में पढ़ते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए, कॉलेज पढ़ के अपने कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे कुछ युवाओं से बात करने का निर्णय लिया। जी मैंने जब, क्योंकि मैं खुद 40 साल पूरे कर चुका हूँ, 40 अभी हम्म पूरे हुए, 41 रनिंग है, तो मैं खुद यूथ की इस व्याख्या से बाहर निकल रहा हूँ। तो जो एक्चुअल यूथ है, एक 15 साल वाला यूथ क्या मानता है, एक 20 साल वाला यूथ क्या मानता है, एक जी 25 साल वाला यूथ क्या मानता है, इस प्रकार से मैंने कम से कम 15 लोगों से बात करी, और उन लोगों के जो पॉइंट्स, जो सजेशन मुझे मिले, उनके आधार जी पे आज की बात मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो सभी पॉइंट मेरे मन में से बाहर निकले, ऐसा नहीं है। कई सारे मित्रों का इसमें कोई ना कोई योगदान है, और उसी योगदान का एक एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है जापान मॉडल। जी जी वर्ल्ड वॉर टू में जापान खत्म हो चुका था, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान के लोगों ने डिसीजन लिया कि लीव द वेपन एंड पिक जी अप द टूल्स। कहीं ना वाह कहीं लॉकडाउन 2.0 के बाद, लॉकडाउन के बाद ये जो जिंदगी 2.0 वाला हमारा कंसेप्ट है, उसमें अगर हमें मजबूत होना है तो हम सबको कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के टूल्स को उठाने की जरूरत है। वो जी टूल्स जी बौद्धिकता का हो सकता है, वो टूल इनोवेशन का हो सकता है, वो टूल क्रिएटिविटी का हो सकता है, कई प्रकार के टूल्स हो सकते हैं। उस टूल्स को, पॉजिटिव टूल्स को उठाकर हमें स्किल बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में जी सोचने की जरूरत पड़ेगी। जो आज का यूथ है वो आज से 3 महीने पहले जिस प्रकार की नौकरी ढूंढता था, जी मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने बाद उनको नौकरी ढूंढने की बजाय खुद नौकरी क्रिएट करनी पड़ेगी। स्किल के आधार पे स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। एक जी और इम्पोर्टेंट मुद्दा मुझे जो कहने की जरूरत लगती है वो है कृषि। आज जो पहले लोगों को खेती करना ये बहुत ही बैकवर्ड प्रोफेशन लगता होगा, आज कृषि ने हमको एक नई दिशा दी है कि कृषि के द्वारा भी हम जीवन यापन उन्नत मस्तक के साथ कर सकते हैं। गांव की ओर वापस जाने की जरूरत है, बैक टू हाँ विलेज, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोरोना के जितने भी केसेस आपको दिख रहे हैं, मेजोरिटी, मोस्ट ऑफ द केसेस हाँ अर्बन एरिया में है, गांव तक नहीं पहुंचे हैं। और इसीलिए गांव इसलिए सुरक्षित है क्योंकि गांव के अंदर गांव की संस्कृति जीवित है। भारत जी की जो संस्कृति है ना, ये परिवार की संस्कृति है।
भारत की संस्कृति में कभी भी हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भारत की संस्कृति तो वर्षों से नमस्ते सिखाती है। यही जी भारत की संस्कृति जो आज हम परिवार की भावना फील कर रहे हैं। कई सारे लोगों की मैं फेसबुक पोस्ट देखता हूँ कि आज मैंने परिवार के साथ पूरा दिन स्पेंड किया। परिवार के जी साथ दिन स्पेंड करना ये आज आपका कंपल्सन है। गांव में ये कंपल्सन नहीं है। आज भी गांव में घर के सभी लोग एक साथ खाना खाने के साथ लिए में रहते बैठते हैं। हैं जी। यही यही परिवार की भावना, यही संस्कृति की भावना आज भी गांवों में जीवित है। कहीं जी ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हाउ कैन वी गो बैक टू अवर रूट्स। वी हैव टू फाइंड अ रूट टुवर्ड्स अवर रूट्स। और उस प्रकृति की तरफ, हमारे रूट्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि जी हम हमारी नॉर्मल लाइफ की तरफ कब वापस जा पाएंगे, जा बैक टू पाएंगे। नॉर्मल लाइफ हमारा कब होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बैक टू नॉर्मल लाइफ के एक स्टेज ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। बैक टू नॉर्मल लाइफ ने नॉर्मल के एक लेवल ऊपर की लाइफ की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जिगर भाई, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं एंड बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो दो तीन ऐसे तो अभी अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे प्रश्न तो शायद पूरी रात भी कम पड़ जाए, इतने सारे प्रश्न हमारे सामने आपको पूछने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो दो तीन प्रश्नों या चार पांच प्रश्नों मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। शैलेश भाई सोलंकी करके है, उन्होंने कहा है कि गांव के युवाओं के और उसके विकास के लिए सरकार के द्वारा कोई नीति बनाई जा सकती है आगे? हम अभी पिछले 6 महीने से इस विषय में काम कर रहे हैं। गुजरात के युवाओं के द्वारा एक जी स्वामी विवेकानंद गुजरात राज्य युवा बोर्ड नाम का एक इनिशिएटिव गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ है। और हमने गुजरात राज्य की राज्य युवा नीति पे काम करना शुरू किया है। पूरे जी भारत से लोगों को इनवाइट किया था। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में उसके सेमिनार हुए हैं। अब वापस उसके वर्कशॉप हम करने जा रहे हैं। और जो गुजरात स्टेट की हम इंडिपेंडेंट युवा नीति बनाने जा रहे हैं, उसमें जी हमने इस विषय के ऊपर पूरा एक प्लानिंग किया है कि सरकार किस प्रकार से गांव के युवाओं के बारे में कुछ अलग सा आयोजन सोचे। कर सकती है, जिसमें हम ग्राम्य लेवल की ग्राम्य कृषि विकास समिति बनाने का प्रपोजल ला रहे हैं, बहुत ही जिसमें बढ़िया। हर गांव के अंदर वैज्ञानिक पद्धति के साथ ऑर्गेनिक पद्धति को मिलाकर किस प्रकार से खेती हो और किस प्रकार से गांव के किसान को गांव के अंदर ही अपना मार्केट मिल जाए। उसको उसका बाहर जाने की प्रोडक्शन जरूरत। करने के बाद मार्केट के लिए कहीं घूमना नहीं पड़े, ढूंढना नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था हम उसमें क्रिएट करने जा रहे हैं। हम 1 मई को इस गुजरात स्थापना दिवस को, इस युवा नीति को गुजरात के युवाओं को डेडिकेट करना चाहते थे, पर इस लॉकडाउन के कारण ये नहीं हो पाया है। बहुत शीघ्र हम इस युवा कर नीति को लेंगे। गुजरात के युवाओं को समर्पित करने वाले हैं। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरा एक हिमांशु चावला ने एक प्रश्न पूछा है कि जिगर भाई, एज पर योर ओपिनियन व्हाट यूथ नीड टू गिविंग द बेस्ट मैसेज टू सोसाइटी? व्हाट यूथ नीड टू डू फॉर गिविंग द बेस्ट मैसेज टू सोसाइटी? सोसाइटी के लिए यूथ को कौन सा मैसेज सबसे ज्यादा चढ़ना चाहिए जिससे यूथ अगर वो करे तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़े? सेल्फ डिसिप्लिन मेरी दृष्टि से पहला मुद्दा हो सकता है। जी आज का यूथ, उसके बारे में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है कि हमारा यूथ इनडिसिप्लिन्ड है। और हाँ आज के यूथ को इनडिसिप्लिन रहना ये अपना एक अलग प्रकार का प्योरोगेटिव एक अधिकार लगता है। उनको ऐसा लगता है कि अधिकार नहीं है, विशेष अधिकार है। पूरी रात जागना, पूरा दिन सोना, बिना नहाए घूमना और इनडिसिप्लिन रहना, इसमें उनको अपनी जी स्वतंत्रता लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि यह आपकी इमारत बनने की शुरुआत है। डिसिप्लिन अगर आप ठीक से रख पाओगे, डिसिप्लिन रहोगे, तो आपकी इमारत बहुत मजबूत होगी। और इसीलिए समाज के प्रति अगर यूथ की कोई पहली जिम्मेदारी हो सकती है तो वो है डिसिप्लिन। दूसरी जी जिम्मेदारी अगर कोई हो सकती है तो वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सीएसआर के बारे में बहुत सारी बात करते हैं, पर जी हम वाईएसआर के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, आईएसआर के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। सीएसआर का फुल फॉर्म हमको पता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर वाईएसआर का मतलब होता है यूथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आईएसआर का मतलब होता है इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी मेरे जी घर के आसपास में कोई वरिष्ठ व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उसको कोई तकलीफ ना हो, उसकी चिंता हम्म, करना
हमारी पहले जिम्मेदारी। हमारे आसपास में कोई भूखा न सोए उसकी चिंता करना, ये हमारी जिम्मेदारी। और अगर वो काम करने के योग्य है तो उसको जाके खाना नहीं देना, पर उसके लिए रोजगार पैदा करना, उसको कहीं ना कहीं काम पे लगाना, जिससे वो ठीक से खाना खा पाए, अपने आप खाना खा पाए, और उसके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको पढ़ाने की चिंता करना। स्व की जगह समूह का सोचना, अपने बदले अपना सोचते हैं, उसके सिवा हम किसी और का सोचे, समाज का सोचे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम आने वाले दिनों में अपने व्यवहार से, अपने कर्तृत्व से समाज को एक एग्जाम्पल, एक मैसेज दे पाएंगे। कोई बहुत बड़ी लिखी हुई बात को कहीं पे पढ़ देना, कहीं पोस्ट कर देना, ये समाज को मैसेज नहीं है। मेरी दृष्टि से ये मैसेज थियोरिटिकल की जगह प्रैक्टिकल होना चाहिए, अपने व्यवहार से होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बढ़िया जिगर भाई। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, तुषार भाई पटेल का है कि जिगर भाई, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच? देखिए, मुझे मेरा हाथ, अगर भगवान ने मुझे दो हाथ दिए हैं, ये दो हाथ को हवा में कहीं पे भी आगे पीछे उसको मैं घुमाऊं तो ये मेरी स्वतंत्रता है। पर वो मेरा हवा में घूमता हुआ हाथ अगर किसी को लग जाता है तो फिर उसको भी स्वतंत्रता है कि उसके भी दो हाथ हैं, और फिर वही मुझे हाथ से जवाब दे सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको इससे ज्यादा इजीली समझाना मेरी दृष्टि से संभव नहीं है। संभव नहीं है, हमारी वो बहुत फ्रीडम, बड़ा, जी जी, यानी बहुत बड़ा वो विषय है, हम उसको एक जो हमारी जवाब के फ्रीडम तौर जो पे। है, फिर भी जो जो उनका प्रश्न है उनको मैं इस प्रकार जी से जवाब देना चाहता हूँ कि जी अगर मेरे हवा में हाथ घुमाने से मेरा हाथ किसी को लगता नहीं है, जी मेरे हवा में हाथ घुमाने से किसी को नुकसान नहीं होता है, तो जी वो हाथ में जिस तरह से चाहूं उस तरह से घुमा सकता हूँ। सिमिलरली हम जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, उसमें भाषा का विवेक होना चाहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। भाषा का विवेक, भाषा की मर्यादा को बनाए रखते हुए, हमारे आंतरिक संस्कारों को प्रतिपादित करते हुए हम जो बोलना चाहे हम बिल्कुल बोल सकते हैं। और अगर कोई गलत करता है उसका विरोध करना वो हमारा अधिकार है, पर उसको सही कैसे कर सकते हैं वो भी जी हमारी ही जिम्मेदारी है। और अधिकार और जिम्मेदारी, ये दोनों हम एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, फ्रीडम ऑफ बहुत सही। स्पीच के नाम पे हर समय किसी न किसी को क्रिटिसाइज करना, इसको जी मैं मानसिक विकृति मानता हूं। पर अगर आप सही अर्थ में फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो जो गलत हो रहा है उसको सही कैसे किया जाए उसको सजेस्ट करना, वो भी आप ही जी की जिम्मेदारी है। जहां पर जिम्मेदारी जुड़ी नहीं है उस अधिकार को मैं अधिकार नहीं मानता हूं। आपकी स्पीच में आपके शब्दों के साथ आपकी जिम्मेदारी भी जुड़ी होनी चाहिए। अगर वो है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसका एक एग्जाम्पल दिया। समझने वाले को बहुत सारा समझ में आ गया, और नहीं समझने वाले और समझने का प्रयत्न कर लेंगे, लेकिन समझना शुरू रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जैसे आप हर एक मुद्दे पे एक 3 पॉइंट रखते थे कि 1, 2 और 3, हर एक, मैंने जितने भी आपसे संवाद किए उसमें हर एक प्रश्न के अंदर आपने 3 पॉइंट ये किए, बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझ में आया। एंड वही 3 पॉइंट पे मैं ये बात हमारी खत्म करता हूँ कि मेरे भी ये संवाद के 3 पॉइंट लास्ट में आपके सामने रखता हूँ। थैंक यू डॉक्टर जिगर भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके। 3 पॉइंट पे ये हमारी संवाद आज का आपने समय दिया, उसके लिए हम लोग खूब 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 आभारी है। लास्ट में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द, एक छोटा सा मैसेज, कोरोना से डर रहे हैं, अभी युवान के लिए नहीं लेकिन पूरे सबके लिए जो सुन रहे हैं, 2 मिनट का एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से अगर मिल जाए। मैसेज देने से पहले एक और विषय का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, और जी उसके बाद मैं मेरा मैसेज देने का प्रयास करूंगा। जी मैसेज देना, उसके लिए मेरी क्या क्षमता है या क्या योग्यता है ये मैं नहीं जानता हूं, फिर भी अनुभव के आधार पे कुछ शेयर करने का प्रयास करूंगा। आज इस पूरे संवाद में जी 2000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। जी मैंने अभी मैसेज में देखा कि 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी कमेंट्स किसी न किसी स्वरूप में करी है। जी सभी की सभी कमेंट्स को मैं हृदय पूर्वक स्वीकार करता हूं और उसका सम्मान करता हूं। और जो जी लोग जुड़ पाए हैं उनको मैं हृदय पूर्वक वंदन करता हूं। जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी
आने वाले समय में समाज के व्यक्तियों की अगर कुछ है हम्म, तो वो है सरकार और प्रजा के बीच में सेतु बनना। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं बनती रहती है। योजना बनने के बाद जो सही अर्थ में उस योजना का अधिकारी है, जिसको उस योजना का बेनिफिट मिलना चाहिए, उस व्यक्तियों तक वह योजना कई बार नहीं पहुंच पाती नहीं है। पहुंचते। और बहुत हर सही। चीजों में सरकार के प्रति हम अपेक्षा रख के बैठ जाए, हर चीजों के लिए हम सरकार को जिम्मेदार माने। आज हम्म, कोई एक पक्ष की सरकार है, कल कोई और पक्ष की सरकार होगी। होगी। आज कोई प्रधानमंत्री जी हैं, कल कोई और प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं। आज कोई एक मुख्यमंत्री जी हैं, कल कोई और मुख्यमंत्री जी हो सकते हैं। पर कोई भी सरकार हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी पक्ष की सरकार हो, इन सबका अंतिम ध्येय प्रजा का हित करने का होना चाहिए, और यही होता है। जी। उस हित को प्रजा तक पहुंचाना, यह एक जागरूक नागरिक की दृष्टि से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। इतनी सारी योजनाओं के लिए सच्चे योग्य व्यक्ति को ढूंढ के उसको उसका बेनिफिट पहुंचाना, पहुंचाना। यह हमारी जी। जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज मैं युवान के माध्यम से, बेटर वडोदरा के माध्यम से एक मैसेज इस संवाद को सुनने वाले सभी लोगों को देना चाहता हूं कि कोई एक योजना का अभ्यास करिए। जी। अभी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, कोरोना हटेगा, स्कूल और कॉलेज शुरू होंगे। स्कूल और कॉलेज, इसकी पढ़ाई डे बाय डे मुश्किल होती जा रही है, बहुत खर्चीली होती जा रही है। जी। मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना है, इसका अभ्यास जी। करिए। और उसमें जो लोग इसके सही अर्थ में अधिकारी हैं, ऐसे लोगों तक उनका बेनिफिट पहुंचाइए। पहुंचाइए। कोई एक विधवा बहन हमारे समाज में रहती है, उसको विधवा सहाय का फॉर्म कैसे भरना, उसको वो बेनिफिट कैसे मिले, उसके बारे में चिंता करिए। कोई वृद्ध एकाकी जीवन जी रहे हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन किस प्रकार से मिले, उसकी चिंता करिए। इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने सारे प्रकल्प हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जिंदगी 2.0 में, युवा 2.0 के लिए एंड इवन सोसाइटी 2.0 के लिए सबसे बड़ा अगर कोई दायित्व हो सकता है तो वो सरकार और नीडी व्यक्ति के बीच में सेतु बनने का सेतु है। बने। बहुत स्वामी विवेकानंद गुजरात राज्य युवक बोर्ड के माध्यम से हम यही काम करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा काम मेरी दृष्टि से जो करने की जरूरत है, वो है सोशल लीडरशिप डेवलप करना। लीडरशिप और बहुत बड़ी गवर्नेंस, बात। ये दोनों ऐसे पहलू हैं कि जिनके बारे में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग और एजुकेशन होना चाहिए, पर सबसे कम ट्रेनिंग और एजुकेशन की फॉर्मल व्यवस्था लीडरशिप और गवर्नेंस के लिए है। जी। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में हमने इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस के माध्यम से सोशल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल, इन सभी प्रकार की लीडरशिप को डेवलप करने का, नर्चर करने का एक इनिशिएटिव लिया है। हम एक जी। साल का पॉलिटिकल लीडरशिप के ट्रेनिंग का कोर्स चलाते हैं। जो लोग अपने कैरियर में आगे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो सोशल लीडरशिप को डेवलप करना, उसको नर्चर करना, ये समाज की दूसरी जिम्मेदारी है। और तीसरी और अंतिम बात इस रेफरेंस में मुझे कहने की जरूरत ये लगती है जी। कि हमारी आंतरिक प्रामाणिकता, यह जी। कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस हमें समझने की जरूरत है। इंटरनल प्योरिफिकेशन, इंटरनल ऑनेस्टी, हम जो करें एक प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हम जी। ट्रैफिक सिग्नल पे जाके खड़े हैं तो वहां पे हम ट्रैफिक पुलिस को ढूंढेंगे, या जो कलर की लाइट वहां पे है उसको फॉलो करेंगे। अगर लाल लाइट है, वहां पे पुलिस प्रेजेंट नहीं भी है, तो भी हम वो जगह को नहीं छोड़े। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम अपनी अपने आप को ढालने का प्रयास करें। ये मेरा तीसरा सजेशन आपके माध्यम से है। जो आपकी अपेक्षा थी कि मुझे इस पूरे विषय में कोई जी। मैसेज सबके लिए देना चाहिए, मैं मैसेज इसी रूप में देना चाहता हूं कि जिम्मेदार नागरिक बनिए। हमारा जी। हक क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, उसकी जब जब हम चिंता करते हैं, साथ में जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके ऊपर सरकारें चलती हैं, जिसके ऊपर सरकारों को चलना चाहिए, इस भारत के बंधारण में सिर्फ हकों का विवरण नहीं है, जी। उसमें हमारे फर्ज क्या हो सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी क्या हो ड्यूटीज सकती क्या हो सकती है, उसके बारे में भी उतना ही इंपॉर्टेंट विवरण है। जितना हक के ऊपर हम हमारा हक समझते हैं, उतना ही
जिम्मेदारियों के ऊपर हम हमारा अधिकार समझे, हक समझे, जिम्मेदारियों को हमारी जिम्मेदारी समझे और इस अधिकार और जिम्मेदारी दोनों को पूर्ण रूप से न्याय देते एक उत्तम नागरिक बनते हुए हम आने वाले समय में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए जो हमारे अंदर की अच्छाइयां हैं उसको बाहर लाके कुछ न कुछ समर्पण करने का भाव रखे। यही आपके माध्यम से सबको मैसेज देना चाहता हूं। मेरी बुद्धि क्षमता के आधार पे, मेरे अनुभव के आधार पे मैंने कुछ बातें आप सब तक रखने का प्रयास किया है, आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आने वाले दिनों में आपको रियल एस्टेट से लेके, सोशल फील्ड से लेके, गवर्नेंस से लेके, अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्पीकर आने वाले दिनों में अलग अलग विषय को न्याय देने का प्रयास करने वाले हैं। और जो मित्र आज यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी से मेरा निवेदन है कि हर रोज इस पेज पे जो लाइव होने वाला है, एक बहुत अच्छा प्रयोग, एक बहुत अच्छा प्रयास युवान की ओर से, बेटर बड़ौदा की ओर से, स्पार्क टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से और प्रिंकित और उनकी पूरी टीम और बाकी के सभी मित्रों के माध्यम से हो रहा है। इस प्रयास में आपको आपके पूरे 24 घंटे में से आधा पौना घंटा, 1 घंटा देना है और उसमें से कुछ ऐसा सीख के जाना है, कुछ ऐसा सुन के जाना है जो आपके बदलते हुए जीवन में किसी न किसी प्रकार से हेल्प कर पाएगा। ऐसा व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है। व्यक्तिगत रूप से मेरा भी ऐसा एक मानना है जिगर भाई कि आपसे कितनी भी बात करे ऐसा लगता है कि कम ही पड़ी है। यानी समय का कांटा अभी दिखाई हमको दे नहीं रहा है और इसी समय की परवाह न करते हुए एक अंतिम प्रश्न जो दिमाग में वापस आया है, तो एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के सेनेट एंड सिंडिकेट मेंबर है, तो ये 2.0 जब शुरू होगा तो एजुकेशन सिस्टम में भी कोई बदलाव आएगा या सरकार लाएगी, या आपका कोई सुझाव है सरकार के लिए भी कि इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, समय बदलता है, समय के साथ हमारा बदलना उतना ही जरूरी है। एक समय ऐसा था जब एक पेड़ के नीचे गुरुजी बैठते थे और शिष्यों को वहां पर पढ़ाया करते थे, आश्रम हुआ करते थे और उस आश्रमों में पढ़ाई होती थी, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ाई होती थी। उसके बाद महाविद्यालय शुरू हुए, तक्षशिला विश्व की सबसे बड़ी विद्यापीठ हुआ करती थी। तक्षशिला से प्रेरणा लेके चाणक्य ने बिहार में नालंदा विद्यापीठ की स्थापना की। तो आश्रमों के बाद विद्यापीठ का समय आया, विद्यापीठ के बाद स्कूल की शुरुआत हुई। जिस महाराजा के साथ इस वडोदरा के परम पिता का नाम जुड़ा हुआ है, ऐसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने गर्ल एजुकेशन को, कन्या शिक्षण को कंपलसरी किया था। जो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे उनको फाइन किया जाता था। तो वो एक और दौर था और आज हर कोई व्यक्ति एजुकेशन को कंपलसरी मान के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक समय ऐसा था जब एक गुजराती में कहावत है कि सोटी वागे चमचम विद्या आवे सम सम। जब 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 सोटी पड़ती थी तब जाके अच्छी विद्या आती थी। पुराने जमाने में जो चोटियां होती थी वो कील के साथ रस्सी से बांध दी जाती थी और पूरी रात बैठ के लोग पढ़ते थे। उसके बाद रेगुलर स्कूलिंग आया। रेगुलर स्कूलिंग के बाद धीरे धीरे ऑनलाइन स्कूलिंग के फेज में हम जा रहे थे और अचानक से ऑनलाइन कंपल्सन हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन 2.0 होगा उसमें ऑनलाइन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। बहुत सारे सेमिनार्स, उसकी सार्थकता शायद खत्म हो जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि सेमिनार का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, फिजिकल सेमिनार का, बट अब सेमिनार की जगह वेबिनार बहुत जल्दी ले लेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स होने के कारण व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। किसी एक व्यक्ति को दिल्ली से बैठ के अगर कोई लेक्चर देना है तो उसको बड़ौदा आके वापस जाना और पूरा दिन बड़ौदा में स्पेंड करना ये कंपल्सन नहीं होगा। और इसी कारण जो विद्या की मर्यादाएं होती थी, विद्या के आसपास में जो दीवारें होती थी, ये दीवारें इस कोरोना ने तोड़ दी है। और आज बहुत समय से ये प्रयोग चलते आ रहे थे, अब इस प्रयोगों का उपयोग बढ़ा है और अब धीरे धीरे ये प्रयोग कंपलसरी होने जा रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन टीचिंग, सब कुछ। आप विश्व के किसी भी कोने में है, वहां पर आपका एजुकेशन खराब न हो
इस प्रकार की स्थिति इस कोरोना के बाद देखने को मिल रही है। जरूर बहुत कुछ चेंज आने वाले हैं और उस चेंज के साथ जिस प्रकार कोरोना के साथ हमको एडजस्ट होना है, इसी प्रकार से आने वाले चेंजेस के साथ भी हमें एडजस्ट होके जीना सीखना पड़ेगा। ये हमारा कंपल्सन 2.0 है। बहुत ही ज्यादा धन्यवाद जिगर भाई कि आपने इतनी सारी चीजें हमारे सामने रखी। एक नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। युवान, सिर्फ युवान नहीं लेकिन बच्चों, बूढ़ों और मैं तो कहता हूँ हर एक समाज के हर एक लोग इस नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में परिवर्तित करें, उसके लिए आपने जो भी हमको मार्गदर्शन दिया उसके लिए हम युवान बेटर बड़ौदा एंड स्पार्क टुडे की ओर से मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। एंड मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं अभी लाइव है या आगे के देखेंगे, सो स्टे होम, स्टे सेफ बिकॉज नेशंस वांट्स यू। राष्ट्र को आपकी जरूरत है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार से डॉक्टर जिगर भाई, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।